स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। हम मध्य प्रदेश के आज वन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के वन हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इसका क्या वेटेज है एग्जाम में। तो आपको पता होगा कि आप किसी भी एग्जाम में जब भी देते हो तो पूछे जाते हैं कौन से क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, सागौन के, साल के। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस क्षेत्र में ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वर्षा वाले एरिया पे भी पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, वन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वन क्या होते हैं और कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वन क्या होता है तो आपको वन के बारे में क्या बताना है कि जहाँ पेड़ पौधों एवं जानवरों की अधिकता होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, वन कहते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे भी अधिक होंगे और क्या अधिक होगा, जानवर भी अधिक होंगे, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 24 जुलाई 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 24 जुलाई 1975 को की गई थी, जो कहाँ पे स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है वनों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था, पूरे भारत में 1970 में किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश में भी कब किया गया था, 1970 में ही किया गया था। और सबसे पहले कौन से वन का मतलब कौन से पेड़ का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आपको याद रखना है तेंदुपत्ता का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था वनों में, और 1973 में फिर इसके बाद किसका कर दिया था, सेकंड नंबर पर बांस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1973 में। अगर आपसे पूछा जाता है वनों की जो रिपोर्ट पेश करता कौन करता है, तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार के द्वारा एक संस्था है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून है। तो क्या करता है, हर 2 साल में वन की रिपोर्ट पेश करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन कब से रिपोर्ट इसकी पेश कर रही है वन की, तो आपको याद रखना है 1987 से कर रही है, 1 जून 1987 से कर रही है। अगर आपसे पूछी जाती है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको इसकी स्थापना याद रखनी है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। किसकी स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी, जबकि इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, 1987 में की थी। और यह संस्था प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट क्या करती है, पेश करती है। अगर आपसे पूछा जाता है 2019 में अभी इसने कौन सी नंबर की रिपोर्ट पेश की है, तो आपको याद रखना है 16वें नंबर की, इसने 16 नंबर की इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को पेश किया है। और बस आपको इसलिए जानने की इसमें ज़रूरत थी कि इसकी संस्था कहाँ पे, देहरादून में है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कब इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 24 जुलाई 1975 में की गई थी। और जो वन के आंकड़े होते हैं इनको किसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है कि उपग्रह के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, किस किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है बालाघाट, मंडला और बैतूल। कौन कौन से जिले, 3 जिले हैं, बालाघाट, मंडला है और बैतूल है, जिनमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर न्यूनतम वन वाले क्षेत्र पूछे जाते हैं, जिले पूछे जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। ये तीनों में क्या होता है, सबसे कम पाए जाते हैं। सबसे कम पहले कहाँ पाया जाता है, उज्जैन में, फिर सेकंड नंबर शाजापुर, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके रतलाम में आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है सघनता के आधार पर किया गया, मौसम या जलवायु के आधार पर, सरकारी या प्रशासनिक के आधार पर किया गया, या आप चौथे नंबर पर इसको पढ़ सकते हैं वृक्ष या प्रजाति के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सघनता के आधार पर इनका वर्गीकरण। अगर आपसे पूछा जाता है बिरल वन कहाँ पाए जाते, तो आपको याद रखना है जो बिरल वन पाए जाते कहाँ पाए जाते, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते। सघन वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते, और जो अति सघन वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आप इसको मैप के थ्रू भी अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस मैप में पूरा बनाया है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, आपके विरल वन पाए जाते हैं, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपके क्या पाए जाते हैं, शुष्क और कटीली वन भी पाए जाते हैं। अगर आपसे कटीली वन के बारे में पूछा जाता है तो कटीली वन कौन से आपके आ जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कटीली वन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, आपके शुष्क व कटीली वन पाए जाते हैं। सघन और उस कटिबंधीय यहाँ पे अर्ध परिपाती वन है, कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब बीच वाले एरिया में कौन से पाए जाते हैं, सघन आपके वृक्ष पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, और कौन से पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। इनकी पत्ती क्या होती है, साल में एक ही बार गिरती है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होती है, साल में इनकी पत्ती एक ही बार गिरती है। और इनमें अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्र कौन कौन सा आ जाए, तो बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद है आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आपके कौन से वन पाए जाते हैं, अति सघन वन पाए जाते हैं। अति सघन का मतलब क्या होता है, बहुत पास वन होते हैं जिनमें गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। और अगर यहीं पे पूछे जाते हैं यहाँ पे कौन सा आपके वन पाए जाते हैं, उस कटिबंधीय अर्ध परिपाती वन।
अर्धपरिपाती वन पाया जाता है। और यहाँ की वर्षा कितनी पूछी जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर, तो आपको याद रखना है 100 से 150 सेंटीमीटर। मतलब सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है पूर्वी मध्य प्रदेश की यहीं पे होती है। और यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर तक होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। जैसे आपको पता हो कि बालाघाट में सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल की खेती। आपको पता है चावल के लिए क्या जरूरत होती है, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है अच्छी खासी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी कौन सी प्रजाति की पाई जाती है, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, सतना, सारी सारी कहाँ आ जाएगा, बघेलखंड का क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाता है। और यहाँ पे आपका कौन कौन से क्षेत्र आ जाएगा, शुष्क व कटीली वन में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपकी नीमच, मंदसौर, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर जैसे सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पे आ जाएगा, आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ जाता है। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जैसा कि अभी उस कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो जहाँ पे बारिश कितनी होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होनी चाहिए। और यहाँ पे कौन कौन सा जो प्रमुख क्षेत्र आ जाएगा, मध्य का मध्य प्रदेश आ जाएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश का ज्वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना, अब इसमें देखिए कौन कौन से जिले आ जाएंगे। जैसे अगर मैंने क्षेत्र पूछा तो आपका क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा इसमें। मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से क्षेत्र, तो आपको बताना बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा। जिले में अगर बात की जाए तो सागर, छतरपुर, दमोह सॉरी यहाँ पे छिंदवाड़ा वगैरह नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे छिंदवाड़ा होशंगाबाद नहीं है। छिंदवाड़ा होशंगाबाद सिस्सर पे यहाँ पे आएगा, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना आ जाएगा आपका, खजुराहो आ जाएगा, जो सारे सारे एरिया आपके बुंदेलखंड में आ जाएगा। इसके बाद प्रजाति, तो कौन कौन सी प्रजाति आपकी, नीम का, सागौन की और पीपल, इमारती लकड़ी, सारे सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में इन सब की प्रजातियां पाई जाती है। नीम का हो गया आपका, सागौन की लकड़ी आपकी सबसे ज्यादा कहाँ, बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है। पीपल की वृक्ष हो गए यहाँ पे पाई जाती है। और कौन सी, इमरती लकड़ी यहाँ पे पाई जाती है, जो जलाने के काम में आती है, खाना वगैरह बनाने के लिए जो जिन लकड़ियों का यूज करती है वो इमरती लकड़ी होती है आपकी। इसके बाद उष्णकटिबंधीय आद्य या अर्ध परिपाती वन, अगर आपसे पूछा जाता है इन वनों को आप दूसरा नाम क्या होता है, तो इन वनों को आप क्या बोलते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश कौन से वनों का मानसूनी वन कहते हैं, तो आपको याद रखना है अर्ध परिपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध परिपाती वन को आप क्या बोलते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। यहाँ बारिश कितनी होती है, यहाँ जो बारिश होती है 100 से कितनी 150 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ का जो, अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाता है तो आपको यहाँ का क्षेत्र याद रखना, दक्षिण पूर्वी हिस्सा आ जाता है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपके कौन कौन से जिले आ जाते हैं, जैसे कि बालाघाट, बैतूल, अनूपपुर, मंडला, सा 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 सॉरी यहाँ पे पता नहीं क्या है, रीवा और कटनी है। मंडला मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, बैतूल, अनूपपुर, मंडला, रीवा, कटनी, जो सारे सारे एरिया आपके कहाँ पे आ जाते हैं, दक्षिण पूर्वी हिस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर यहाँ पे आपसे प्रजातियां पूछी जाती है तो यहाँ पे आपकी प्रजातियां कौन कौन सी है, साल, सागौन, महुआ, जामुन और बांस। यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियों के वृक्ष आपके पाए जाते हैं, तो साल के भी पाए जाते हैं, सागौन के भी पाए जाते हैं। साल और सागौन आपके सागौन के वृक्ष आपके कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से वाले में भी पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है साल, सागौन, महुआ और जामुन, बांस, ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे आपके उष्णकटिबंधीय अर्ध परिपाती वन में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ते उष्णकटिबंधीय शुष्क व कटीले वन, जैसे कि आपको उनके नाम से ही पता चला, कटीले वन, जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे वर्षा क्या होगी, सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका क्षेत्र कौन सा, तो आपको इसका क्षेत्र याद रखना है, पश्चिमी मध्य प्रदेश आ जाता है। अगर आपसे जिले पूछे जाते हैं तो आपको जिले में याद रखना है, इंदौर हो गया, रतलाम, नरसिंहपुर, शिवपुरी हो गया आपका, ग्वालियर, रतलाम, ये सारे सारे कहाँ पे आ जाएंगे आपके जिले, पश्चिमी मध्य प्रदेश के में आ जाते हैं। इसके बाद अगर आपसे प्रजाति पूछी जाती है तो यहाँ आपकी प्रजाति में कौन सा बीर आ जाएगी। जैसे आपको पता है बीर का जो पेड़ होता है उसमें कांटे होते थे। यहाँ पे कौन से वन आने हैं आपके, कटीले वन आते, खेर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया। आप याद रखें कीकर और ककड़ी दोनों अलग अलग होते हैं, कि आप सेम मत कर दीजिएगा। और एक होता है आपका हर्रा। सारे के सारे आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, शुष्क व कटीले वन में पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है आपकी, यहाँ पे वर्षा आपकी 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद पढ़ते हैं सरकारी व प्रशासनिक आधार पर वन, तो यहाँ पे आपको सरकारी और प्रशासनिक आधार पर आपको याद रखना, वन कितने भागों में बांटे गए, 3 आधार पर बांटे गए। एक आपका आरक्षित वन है, सेकंड आपका संरक्षित वन है, और थर्ड जो आपके हैं अवर्गीकृत वन है। अगर आपसे पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना 65% पाए जाते हैं, जबकि संरक्षित वन आपके 33% पाए जाते हैं, और अवर्गीकृत वन आपके कितने पाए जाते हैं, 2% पाए जाते हैं। जो आरक्षित वन होते हैं इनमें क्या होता है, केंद्र सरकार का पूर्ण कंट्रोल होता है। और यहाँ इन्हीं वाले वन में क्या होता है, आपके नेशनल पार्क भी स्थापित किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नेशनल पार्क कौन से वन में स्थापित किया जाता है, तो आपको याद रखना आरक्षित वन में
नेशनल पार्क स्थापित किया जाता है। और इन पर कंट्रोल किसका होता है, इस पर टोटल कंट्रोल किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, ना कि राज्य सरकार का। और यहाँ पे जो मानव गतिविधियां होती हैं पूर्ण प्रतिबंधित होती हैं, और नियम कानून भी यहाँ के क्या होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। अगर आपसे बात की जाए संरक्षित वन की, तो संरक्षित वन जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश कितने परसेंट, 33%। यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। और यहाँ पे क्या किए जाते हैं, अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। संरक्षित वन में आपके क्या बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, जबकि आरक्षित वन में आपके क्या बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मानव को आने जाने की परमिशन होती है, लेकिन वो किसके द्वारा परमिशन दी जाती है, अगर आपको सरकार परमिशन दे दी थी आने जाने की, तो तभी आप यहाँ पे आ जा सकते हैं, वरना आपको यहाँ जाने की परमिशन यहाँ पे भी नहीं होती। लेकिन यहाँ के जो कानून होते हैं थोड़े कम कठिन होते हैं, जबकि आरक्षित वन के जो कानून होते हैं काफी ज्यादा कठिन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अवर्गीकृत वन में। तो यहाँ मध्य प्रदेश में 2% पाए जाते हैं, किसी का भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब अवर्गीकृत। यहाँ पे ना तो राज्य सरकार का कोई कंट्रोल होता है, और ना ही किसका होता है, केंद्र सरकार का भी कोई कंट्रोल होता है। बस तो आज मध्य प्रदेश के वन के बारे में सिर्फ इतना ही। अभी आपके एक और रह गए हैं वृक्षों के आधार पर वनों का जो वर्गीकृत है वो कितने आधार पर किया, वो अभी आपको पढ़ना, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसकी लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक सेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। थैंक यू।